बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम टू डायमेंशनल मोशन के ऊपर बात कर रहे थे और उसी का ही एक केस स्टडी के तौर पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को लिया है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द main characteristics and their computation regarding the projectile motion. This topic is related to our course Mechanics 1, PHY 4301, BS Food Science and Technology, third semester evening, fall 2021 semester. So in the last lecture, we have discussed about a detailed regarding the two-dimensional motion, examples of two-dimensional motion, especially we discuss about the projectile motion, circular motion, and their hints and solution for the numerical problems. So in this regard, in this lecture, we are having a complete study regarding the projectile motion कि projectile motion क्या होती है, किन किन factors पे depend करती है, इसकी कौन कौन सी characteristics है, उसको हम पढ़ेंगे इस lecture के अंदर। और उसकी characteristics को जानने के लिए हम उसकी range of projectile, height of projectile और टाइम ऑफ जो है प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट जो है उसका टाइम और इन सारी चीज़ों को कंप्यूट करेंगे। और फिर एट द एंड जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। The two-dimensional motion of the body under the influence of gravity is known as projectile motion. As you can see here in this way, that the body is launched in XY plane, तो बॉडी की वो पोजीशन वो मोशन जो टू डायमेंशनल प्लेन में हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है जिसकी वजह से इसकी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता जा रहा है। इनिशियली जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो ज़्यादा है और उस हवाले से जैसे जैसे टाइम और हाइट के अंदर चेंज आता जा रहा है वैसे वैसे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वैनिश होता जा रहा है। देन एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम सी पॉइंट हाइट के बाद जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है रिवर्स होता जा रहा है और फिर जो है ये एट द एंड अगेन बढ़ता जा रहा है। इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी ओवरऑल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहती है, अनअल्टर्ड रहती है, बिल्कुल तब्दील नहीं होती। और हम इसको कह सकते हैं कि ये किसी किस्म के लिहाज से वेरी भी नहीं करता, तो ये कांस्टेंट रहती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सिर्फ जो वेरिएशन है अलोंग वाई एक्सिस आती है, जबकि एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी वेरिएशन है वो क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। और वाई एक्स एक्सिस कंपोनेंट जितने भी हैं वो क्या रहते हैं आपके पास, कांस्टेंट रहते हैं। इस सिचुएशन को समझने के लिए और इसका एक एनिमेशन को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक वीडियो जो है यहाँ पे आपके लिए रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लॉन्चिंग पैड के ज़रिए से जब ये बॉल जो है वो यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो किस तरह से डिम होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके, फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता जाता है। आप इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर एक तो ये जो टाइम फैक्टर है ये आपको ये बता रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल ने कितने टाइम के तक अपनी फ्लाइट को कंप्लीट किया है। इसका एक कंप्लीट पाथ को फॉलो करना जो है इसकी फ्लाइट कहलाता है और जो इतना इसके अंदर टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें जो गौरतलब बात है वो ये है कि इस न्यूमेरिकल सिमुलेशंस के अंदर आपकी जो वैल्यू दी जा रही है Vx की वो आपके पास क्या है, वो कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है वो 60 मीटर पर सेकंड के हवाले से कांस्टेंट रहेगी। जबकि जो वी वाई कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, वो वेरी हो रहा है और फिर एट द एंड वो माइनस फॉर्म में चला जाता है और वो फिर बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ बता रही है कि वी एक्स कंपोनेंट जो है प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या रहता है आपके पास, वो कांस्टेंट रहता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपके पास वेरी करता रहता है। आइए इसकी मज़ीद डिटेल को डिस्कस करने के लिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफरेंट जो है वो टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट कंटिन्यूज इन मोशन बाय इट्स ओन इनर्शिया एंड इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो अपनी टाइप के हवाले से ये भी हो सकता है एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट
in a projectile, an object thrown straight upward in a projectile is a projectile. एक बॉडी जो है ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एट द एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, वो भी क्या है जी, प्रोजेक्टाइल की टाइप हो सकती है। आप इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर आप देखें और नोट करें तो आपके पास इस लड़के ने जो बॉल को फेंका है, दिस इज आल्सो द एग्जांपल प्रोजेक्टाइल। अगर आप किसी बॉल को हाइट के लिहाज से फेंकते हैं अपवर्ड और वो दोबारा वापस आप तक आ जाता है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। इसी तरह से अगर आप किसी एंगल को हॉरिजॉन्टली एंगल बनाते हुए किसी बॉल को फेंकते हैं और थ्रो करते हैं और वो लैंड कर रहा होता है, तो ये भी आपके पास क्या है, एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इन दीज एग्जांपल यू कैन सी हियर कि अगर मैं गौर करें हम सब लोग, तो आप देखेंगे कि ये जो मैं डॉट अगर एक्सटेंड कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो ये एक किस्म का हाफ पैराबोला शेप है। पैराबोलिक शेप एक्चुअली तौर पे यू शेप, उल्टे यू को हम पैराबोला कहते हैं। तो इस तरह की जितनी शेप्स होती हैं दीज आर कॉल्ड दी पैराबोलिक शेप। तो ये क्या है जी, ये पैराबोला शेप बन रही है। और ये जो है इसे लाजमी नहीं है उल्टा यू हो, ये सीधा यू भी हो सकता है। और इस लिहाज से ये यू टिल्टेड भी हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जहाँ पे भी आपके पास यू टाइप शेप बने, आप उसे एक पैराबोलिक फॉर्म कह सकते हैं। तो गौरतलब बात ये है कि जितनी प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं उनकी जो शेप, उनका जो पाथ होता है, वो क्या कहलाती है, उनकी जो शेप होती है वो यू टाइप होती है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इनका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। और इस पाथ को नाम हमने रखा वैसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो आम तौर पे कहा जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी होती है इट इज ऑलवेज दी पैराबोलिक। तो अगर ऐसा है तो हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहना कह सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन में अगर किसी बॉडी की मोशन के दौरान उसकी जो ट्रैजेक्टरी है अगर वो पैराबोलिक आती है, तो इस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। आइए इस प्रोजेक्टाइल मोशन को उसकी डिफरेंट खसूसियात को जानने के लिए जो है हम उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक फुटबॉलर ने एक फुटबॉल को किक किया है इनिशियल एंगल थीटा के साथ हॉरिजॉन्टली, और किक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि उसके दो कंपोनेंट्स डेवलप हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। और एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाके फुटबॉल जो है वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। फिर जो है फुटबॉल फर्दर आगे की तरफ मूव करता रहता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके फुटबॉल रुक जाता है, लैंड कर जाता है। इस पर्टिकुलर पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक की जो जितनी डिस्टेंस कवर किया जाता है इट इज कॉल्ड द रेंज। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि किसने कितनी दूर तक फुटबॉल को किक किया है। ये पहला क्वेश्चन आमतौर पे हमारे कैलकुलेशन में आता है। सेकेंडली जो है हमारे पास जो है वो मैक्सिमम हाइट के वाले से क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो इसने कितनी अटेन की है, तो वो कहलाता है जी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये आपके पास क्या है जी, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये आपके पास क्या होगा जी, मैक्सिमम पॉइंट पे लाई करता है। सेकंड थर्ड जो बात है वो है इसके टाइम के हवाले से कि एक प्रोजेक्टाइल जो है वो अपनी पूरी फ्लाइट, इसको फ्लाइट बोला जाता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचती है तो कितने टाइम में पहुंचती है, इट इज कॉल्ड द फ्लाइट ऑफ दैट है। तो ये तीन बेसिक इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, आप देख सकते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिहाज से है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिहाज से है, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिहाज से है। तो हम इन तीनों को ही कंप्यूट करना चाहते हैं और इनके फार्मूलाज को निकालना चाहते हैं ताकि हम समझ सकें कि जो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट को किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है। सो द फर्स्ट थिंग जो है किसी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में जाने से और इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हम जो है वो जनरल डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं जिनको हम मान के चलेंगे बिफोर मेकिंग एनी कैलकुलेशन। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो भी हम मोशन की बात करेंगे वो सुपर इम्पोजेबल होगी एक्स के साथ से और वाई के साथ से। मीन टू से कहने का मतलब ये है कि हम एट द सेम टाइम एक्स और वाई दोनों की मोशन को डिस्कस कर रहे होंगे जब भी हम मोशन की कंसिडरेशन की बात करेंगे। दूसरी बात जो है, हम जब भी एक्चुअल पोजीशन ऑफ एनी गिवन टाइम के लिए फाइंड आउट करेंगे चीज़ को, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो कि आपकी काइनेमेटिक इक्वेशन से ही निकाली गई है,
जिसको आपने कुछ यूं इस अंदाज से पढ़ा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो इट वाज रिटन एज ए हाफ ए टी स्क्र। तो उस हवाले से आपके पास क्या है थी, आप इस s को एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट होता था, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सॉरी चेंज इन पोजीशन होता है, तो ये आर एफ माइनस आर आई होता था, तो आर एफ इज इक्वल टू आर आई प्लस वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। इसके अंदर ये चीज़ें पुट कर सकते हैं। सेकेंडली जो है, आपके पास जब भी अपना इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट लिखा जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू वी एक्स आई इज इक्वल टू यू कैन से वी आई कॉस थीटा। और जब आपके पास बात की जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट की, तरह इट विल बी रिटन एज वी वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। द एक्स डायरेक्शन हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, ए एक्स इज इक्वल टू 0 होता है इसके लिए। और क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मुताबिक वेरी नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। बट फॉर द केस ऑफ वाई डायरेक्शन, आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन जो है चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको क्या लेते हैं कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, और वो है ए वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये इन चार बातों को हम हर जगह अप्लाई करेंगे जिधर भी हमें ज़रूरत पेश आ रही है। आइए सबसे पहले हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो नाम से ही जाहिर है मैक्सिमम डिस्टेंस के हवाले से होगा। तो द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम के हवाले से हमें बताता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसकी रेंज होगी। मिसाल के तौर पे इसकी डेरिवेशन में जाएँ तो फर्स्ट जो है वो डिराइव द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो हमें सबसे पहले इस सी तक की पोजीशन का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है इनिशियली तौर पे वो किस तरह से कितने टाइम के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचती है। तो यू कैन सी हियर कि इसके लिए हमने सिंपल डिस्टेंस टाइम वाली इक्वेशन यूज की है, दैट इज रिलेटेड टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। इसके अंदर वाई जो है दैट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और वी वाई आई इज द इनिशियल। ऑब्वियसली हम अगर सपोज करें कि ये 0 से स्टार्ट किया हमने इनिशियली तौर पे, तो तब हाइट हमारी 0 थी। तो वी वाई आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, टी नहीं पता। 1/2 जी ए जो है एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल हाइट है, तो ऑब्वियसली ए किसके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, ए विल बी रिप्लेस्ड बाय दी माइनस जी। तो हम ए को माइनस जी के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो वी गेट हेयर, यू कैन सी हेयर कि आपके पास जो टोटल हाइट है वो ऑब्वियसली हमने ए से शुरू किया, सी तक पहुंचे हैं, फिर दोबारा हम ई तक पहुंच गए हैं। तो टोटल हाइट कितनी है, ऑब्वियसली वाई एक्सिस के हिसाब से 0 वैल्यू है। तो हम यहाँ पे दोनों वाई को क्या कर देंगे, 0 तो पुट कर देंगे। इनिशियली वी वाई आई और फाइनल वाई दोनों ही 0 पे है, तो इस वजह से ये दोनों 0 पुट कर दिए। वी वाई आई टी प्लस माइनस, क्योंकि हाफ प्लस हाफ ए टी था, ए माइनस पुट करना होता है, तो इस वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, वी वाई आई टी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बिकॉज ए जो है वो नेगेटिव जी है, माइनस हाफ जी टी स्क्र आ जाएगा। देन पुटिंग द जी टी स्क्र, आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। ये माइनस है, दूसरी जगह पे जाके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हैं 1/2 जी टी स्क्र इज इक्वल टू वी वाई आई टी। तो उस हवाले से आप एक टी को दूसरे टी से काट सकते हैं और इसकी पावर 1 रह जाएगी। तो टी सिंगल बिकम्स, you have here 2 vy over g। so इसको हम t is equal to 2 vy over 2g के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है, ये कंप्लीट टाइम है जो हमें रिक्वायर है। सिमिलरली अगर हम हॉरिजेंटल टाइम के हवाले से बात करें, तो ये वो टाइम हमें वर्टिकल फ्लाइट के हवाले से मिल गया हुआ है। अब जो है टोटल हमने पुट करना है एस इज इक्वल टू
वी वाली डेफिनेशन अप्लाई करते हुए। आपको याद होगा दिस वी इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी, और ये वो वेलोसिटी होती है जो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो बॉडी, तो तब लिखा जा सकता है। तो आपके पास एस कन्वर्ट हो जाएगा रेंज के अंदर, वी जो है ये वो वेलोसिटी होनी चाहिए जो चेंज नहीं होती, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये टाइम है पूरी फ्लाइट का। तो आप इनको पुट कर सकते हैं, वी आई एक्स की जगह आप वी आई कॉस थीटा और वी वाई आई की जगह वी आई साइन थीटा पुट कर देंगे हम, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो बिकम्स एज आर इज इक्वल टू टू वी आई स्क्र साइन थीटा आई कॉस थीटा आई ओवर जी आ जाएगा। उस हवाले से हमारे पास जो है ये इक्वेशन डेवलप हो जाती है जो कि रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। हम अगर इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक फार्मूला आइडेंटिटी है उसको लगा सकते हैं, जो साइन और कॉस को इकट्ठा करके सिर्फ साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर देता है। वो कहता है इस फार्मूले के मुताबिक साइन टू थीटा जो है वो बराबर हो सकता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे जब पुट कर सकते हैं तो कॉस थीटा और साइन थीटा रिप्लेस हो जाएंगे, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन टू थीटा ओवर जी आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल आता है जो बताता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो इस फार्मूले के मुताबिक होगी, और आप उस रेंज को कंप्यूट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग दी वी आई और थीटा। तो इसकी जो आपके पास आपके पास वेलोसिटी है या रेंज है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो है किस इनिशियल वेलोसिटी से किसी बॉडी को आपने थ्रो किया है, फिर किस एंगल पे थ्रो किया है, और किस जी के मुताबिक उसको थ्रो किया है। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं जिनके मुताबिक हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो एंगल के हिसाब से है और वो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल जो है और 90 डिग्री जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो अपने बिहेवियर को रिपीट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द 90 डिग्री सम फार्मूला, और इसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे 65 प्लस 25, तो ये ऐसा फिगर होगा जो आपको ये बता रहा होगा कि इन दोनों पेयर्स की जो रेंज है वो सेम रहेगी। जैसा कि इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास एक पेयर है 15 डिग्री और एक पेयर है जी 75 डिग्री। इन दोनों की जो रेंज है अगर आप नोट करें तो दे हैव द कॉमन रेंज, और वो दोनों की रेंज बराबर है। एक ये फार्मूला, एक ये आपके पास ग्राफ जा रहा है 75 के लिए, और ये ग्राफ है जो आपको एक्सप्लेन करके दे रहा है कि ये 15 डिग्री का है। इन दोनों की जो रेंज है वो सेम है, जो ये बता रही है कि 75 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इनका सम अगर दोनों का किसी भी एंगल्स का सम 90 प्लस 90 के इक्वल आ जाता है तो उन दोनों की रेंज जो होगी वो सेम होगी। एज यू कैन सी हियर फॉर द केस ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, फॉर दिस केस 360 प्लस 30 90 है, इनकी रेंज अगेन क्या है बराबर है। तो आप इनको क्या कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, और इनका हमेशा जवाब जो होगा उनकी रेंज जो होगी वो सेम आएगी। एंड इनके अलावा द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि किस एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी, और वो रेंज जो है वो आर मैक्स कहलाएगी। दैट इज द रेंज वी गॉट द मैक्सिमम रेंज वो होगी आपके पास 45 डिग्री के ऊपर। तो 45 डिग्री के ऊपर आपके पास जो है किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगी, बशर्ते ये कि उनकी इनिशियल वेलोसिटीज और जो जी है वो सेम रहे। सिमिलरली हम किसी प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैक्सिमम और वर्टिकल डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो किसी भी हाइट को डिफाइन करने का तरीकाकार जो है बहुत सिंपल है। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल is known as height of the projectile. As you can see in this figure, कि किसी भी प्रोजेक्टाइल ने जो सबसे हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस जो अटेन किया होता है इट इज़ नोन एज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आप इस हाइट को कंप्यूट कर सकते हैं। इसका तरीकाकार, इसकी डेरिवेशन कैसे निकाली जा सकती है, वेरी सिंपल। आपने सिंपल एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम फोर्थ सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं उसको लेना है, और ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है इज इक्वल टू वी बाई आई स्क्र प्लस टू
ए वाई। तो आप इस फॉर्मूले से वाकिफ हैं जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, दैट इज नोन एज 2ax इज इक्वल टू, यू कैन से वी स्क्र माइनस यू स्क्र। तो उस हवाले से अगर ये आपके पास y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं आप लोग, तो ऑब्वियसली हम y कंपोनेंट के लिहाज से इसको लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा 2a, ऑब्वियसली y, एक्चुअली ये y कंपोनेंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा v स्क्वायर y माइनस u i y स्क्वायर। तो उस हवाले से आपके पास क्या है कि फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली इस पोजीशन पे आके हमारे पास क्या आ जाती थी, जीरो हो जाती थी, और ए क्या होता है, माइनस जी होता है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों ही वैल्यूज पुट कर देनी है कि वाई जो है वो एच के बराबर रख लें आप, ठीक है जी। और ये आपके पास आ जाएगा 2g, ये माइनस फॉर्म आ गई, वाई की जगह एच आ गया आपके पास, वी स्केयर वाई मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस का वो जीरो हो जाता है। हालांकि इसके पास एक्स कंपोनेंट होता है, ये जीरो आ जाएगा, माइनस आपके पास रह के जाएगा वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो आप इन दोनों को रीअरेंज कर लें तो आपके पास जो हाइट है वो बराबर आ जाएगी, वेरी सिंपली, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला बन जाएगा जो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास जो मैक्सिमम हाइट है वो इसके बराबर होनी चाहिए। एंड द लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये वो टाइम होता है द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द। तो ये वो वाला डिस्टेंस, वो वाला टाइम जो किसी भी बॉडी के लिए चाहिए प्रोजेक्टाइल के लिए कि अपने ट्रिप को कंप्लीट करे, वो क्या कहलाएगा जी, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। आपने बॉडी को यहाँ से लॉन्च किया है, आइदर इट इज़ अ फुटबॉल और समथिंग एल्स, और वो बॉडी यहाँ तक आके फाइनल पोजीशन पे आके ले डाउन हो गई है, तो इससे लेके इस तक का जितना टाइम है दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम इसको निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ये सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन है जो हमने पहले पढ़ी हुई है। y इसलिए लिखा है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द वर्टिकल डिस्टेंस। तो उस हवाले से आपके पास जो है y ऑब्वियसली ओवरऑल ज़ीरो है, और वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो वी आई वाई हो गया वैल्यू टी हमें नहीं पता 1/2, और ए की बजाय क्या है हमने माइनस जी पुट करना है, तो यहाँ पे जी लिख दिया और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो उस हवाले से हमारे पास जो है वी आई टी इज इक्वल टू हाफ सी टी स्क्र, रीअरेंज करने के बाद फार्मूला आ गया, और हमारे पास जो टोटल फार्मूला है वो बिकम्स इन दिस फॉर्म, टी इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा ओवर जी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। So at the last we can conclude that कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर निकालनी है और उसको एस्टिमेट करना है तो आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अगर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो आप 2 vi साइन थीटा ओवर जी से ये काम कर सकते हैं। इन फार्मूलाज का मकसद क्या है? इन फार्मूलाज का मकसद ये है कि आप कैलकुलेशंस करके पहले से अंदाज़ा लगा सकें कि किस तरह से हम चीज़ों को, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो उसकी मोशन होगी और वो कितने टाइम कितने पैरामीटर्स पर डिपेंड करती हैं, और ताकि हम उनको कंट्रोल करके अपनी मदद के मुताबिक चीज़ों को डिज़ाइन कर सकें। तो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ हमें जिन अननोन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना है, वो टोटल 5 हैं, और वो किसी भी सिचुएशन में हमसे पूछी जा सकती हैं, और वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल इनिशियल वेलोसिटी, रेंज, टाइम एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इन सब के बारे में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वही पुराने हिंट्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़े हुए हैं। आप उनको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं कि रीड द, आपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, फिर उसको ड्रॉ करना होता है। अगर प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम हैं तो बेहतर है कि आप उन तरह के प्रोजेक्टाइल को डेवलप कर लें, उनको ड्रॉ कर लें और उसको लेबल करते जाएँ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसका एंगल कितना है, हर चीज़ को आप नोट कर लें, उसकी रेंज कितनी दी गई है, हर चीज़ को आप मेज़र कर लें और एस्टिमेट कर लें, ताकि आपको पता हो कि आप
से पूछा गया है और आपने कंप्यूट क्या करना है। देन द आपने हर एक फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से जो चीज़ नोट की हुई है उसको आगे लेबल करते जाएँ, ताकि आपके पास यूनिट्स और हर चीज़ क्लियर हो। अगर यूनिट सेम नहीं आ रहे तो आप इन सबको कन्वर्ट कर दें और उसके बाद आप फाइंड आउट करें कि कौन-सी चीज़ आपने नहीं निकाली। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस के अंदर हमें टाइम नहीं पता, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता, तो आप ये पूछ सकते हैं। अगर हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता तो आप ये निकाल सकते हैं। तो इस हवाले से आपने अर्थ पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। एट द एंड यू हैव टू चूज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन, वर्टिकल वाली या हॉरिजॉन्टल वाली। फिर अननोन्स को कंप्यूट करना है और अननोन्स को कंप्यूट करने के लिए आपको एट द टाइम 2-3 इक्वेशंस भी यूज़ करनी पड़ सकती है। फिर अपने रिजल्ट्स को चेक करें, रिजल्ट को चेक करने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन वाला फार्मूला 30 + 60 या फिर 45 + 45 या फिर आपके यूनिट्स और इन सारी चीज़ों से भी आप इन सबको चेक कर सकते हैं और उनको एस्टिमेट करके कंपेयर कर सकते हैं। So in the next lecture, inshallah, we will discuss about the circular motion in detail and estimate the AIFAT parameters by two-dimensional angular kinematic equations and their applications. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन और डिस्कशन और कन्फ्यूजन के हवाले से, तो यू कैन आस्क your question and you can do discussion in our interactive sessions. आप इस पर्पस के लिए हमारी जूम मीटिंग्स को, व्हाट्सएप ग्रुप को और यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।